सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। तो अभी बिहार के बक्सर जिले में स्थित गोकुल जलाशय, इसके अलावा एक और है पश्चिम चंपारण जिले की उदयपुर झील। तो इन दोनों को अभी रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये दोनों बिहार के हैं, गोकुल जलाशय जो कि बक्सर जिले का है और उदयपुर झील ये पश्चिमी चंपारण जिले की है, और इन दोनों को रामसर सूची में भी शामिल किया गया है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि बिहार में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, 5 हो गई है, और भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 93 हो गई है। अच्छा, मैंने तो प्रश्न में एक ही आपसे पूछा गोकुल जलाशय, उदयपुर झील नहीं लिखा। मान लो अगर मैं उदयपुर झील लिख करके प्रश्न पूछता और ऐसे एग्जाम में आ जाएगा। मान लो कैसे आया प्रश्न एग्जाम में कि अभी हाल ही में किस राज्य की उदयपुर झील को रामसर सूची में शामिल किया गया। और अगर किसी स्टूडेंट ने इसको नहीं पढ़ा, मतलब वो पढ़ के नहीं गया, और ज़्यादातर स्टूडेंट को ये तो पता होगा, अगर वो राजस्थान का नहीं है तो उदयपुर शहर ये राजस्थान में है, जिसे झीलों की नगरी कहते हैं। तो उदयपुर से वो दिमाग लगाएगा और उसका उत्तर राजस्थान करके आएगा, और वो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है स्पेशली आपको। बाकी रामसर स्थल की बात करें, जिसे आर्द्र भूमि कहते हैं, दलदली भूमि आप कह दो या वेटलैंड आप कह दो, तो आर्द्र भूमियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। उद्देश्य था आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे? ईरान में एक रामसर नाम का शहर है वहीं पे, और इसीलिए तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1 फरवरी 1982 को। और इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने लिस्ट लगा रखी है। 2025 में अभी तक भारत से 6 रामसर स्थलों को शामिल किया गया था। आज 2 और जोड़ लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 8। अभी 2025 में 8 रामसर स्थलों को इस सूची में जोड़ा गया है। जो लास्ट वाला था वो लास्ट वाला था खीचन और मेनार आर्द्र भूमि, जो कि राजस्थान से है। और अब संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? 93 हो गई है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। कितने हैं? 20। उत्तर प्रदेश में है 10। बाकी अगर बात करें कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो 2 थे। चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। कब शामिल हुआ था? 1981 में। और सबसे बड़ा रामसर स्थल ये पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है, 2019 में शामिल हुआ। सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में रेणुका, 2005 में शामिल हुआ। और ये भी याद रखना, उदयपुर और इंदौर वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेट पाने वाले पहले भारतीय शहर बने थे। उसके अलावा आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? जयश्री वेंकटेशन। और रामसर सचिवालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। तो यहाँ पर रामसर से बनने वाले सभी प्रश्न मैंने आपको करवा दिए, और आज वाला प्रश्न भी याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अच्छा, एक और पॉइंट अगर पूछ लें कि विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है, तो यूके में है 176। दूसरे स्थान पे मैक्सिको है, तीसरे पे आता है भारत पूरे विश्व में, और भारत में टॉप पर तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में जारी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई है? तो आंसर होगा असम। तो अभी न्यूयॉर्क में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट का नाम है टिपिंग पॉइंट टू जीरो। और इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि भारत में बाल विवाह में कमी दर्ज हुई है, कि लड़कियों के मामले में, यानी कि लड़कियों के बाल विवाह में तो 69% की कमी हुई है, और लड़कों के मामले में लड़कों के बाल विवाह में 72% की कमी आई है। और अगर राज्य वाइज पूछेंगे, स्टेट वाइज, कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह में कमी किस राज्य में हुई है, तो असम में हुई है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और बिहार है, और तीसरे नंबर पे राजस्थान को रखा है। इस रिपोर्ट के अनुसार डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। और प्रश्न यही था हमारा कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई है? तो आंसर हो गया असम। अच्छा, बाल विवाह से याद आएगा, अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया था कि अभी किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया था। तो सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतें बाल विवाह मुक्त हो गई थी, और ये किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ आंसर था। इसके अलावा कुछ स्टैटिक प्रश्न मैंने आपको और करवाए थे, जैसे कि केंद्र सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया था? 27 नवंबर 2024 को। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब का है? 2006 का है, जो कि
1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था और इसके अनुसार लड़कों के लिए जो मिनिमम उम्र है शादी की वो 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। और इस अधिनियम ने यानी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम ने किसका स्थान लिया था, ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, उसके अनुसार लड़कियों के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष थी और लड़कों के लिए 18 वर्ष थी। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अब हमारे इस प्रश्न में उत्तर असम है, तो असम ले चलता हूँ मैं आपको। तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राज के पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक, वृक्ष है हॉलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नीमू, लोक नृत्य है बिहू, बगरुम्बा, भोर, क्लासिकल डांस सत्रिया है और बिहू महोत्सव मनाया जाता है, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। असम में टोटल 7 नेशनल पार्क है, सबसे नवीनतम वाला था 7वां देहिंग पटकई नेशनल पार्क, बाकी 6 भी देख लो। रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका, भारत का सबसे लंबा नदी पुल बोलो है ना, भूपेन हजारिका है, जिसे डोलो सदिया पुल भी कहते हैं। लंबाई 9.15 किलोमीटर की, लोहित नदी पर है। कुछ करंट अफेयर्स देखें यहाँ से। तो असम ये देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना खुद का उपग्रह है, नाम है असम से। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। असम ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने बायो E3 पॉलिसी को अपनाया। उसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यहाँ शुरू हुआ। इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन गोस्ट शिम लॉन्च किया था। गज मित्र पहल ये शुरू की थी असम ने। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क को असम में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री निजुत मोइना सोनी 2.0 योजना शुरू हुई। ऑपरेशन फॉल्कन गेंडों के अवैध शिकार नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया था। भारत का 22वां IIM ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? असम में, असम के गुवाहाटी में। समन्वय शक्ति अभ्यास असम और मणिपुर में आयोजित किया था इंडियन आर्मी ने। असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ था और असम में एक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत की गई और इसका नाम भोगेश्वर बरुआ के नाम पे रखा गया। भोगेश्वर बरुआ आप कह सकते हो असम के पहले व्यक्ति जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी असम राज्य के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। तो ये असम से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा R वेंकटरमणि को। तो अभी भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया R वेंकटरमणि का कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया। वे अब इस पद पर 30 सितंबर 2027 तक बने रहेंगे। R वेंकटरमणि की बात करें, वैसे वो पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं और वे भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है? तो आंसर होगा आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल जो है ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, मतलब भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील आप कह सकते हो। इनको नियुक्त कौन करते? नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। और हमारे पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे? MC तलवाड़, जो कि आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे 1955 में। और अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकटरमणि। अच्छा, कुछ समय पहले, लगभग 1 आध साल पहले इनकी एक बुक आई थी, वो भी आप देख लो। बुक का नाम है रोजेज विदाउट थ्रोन। तो इसको लिखा था R वेंकटरमणि ने। ये पिछले साल की बात है, 2024 में ये बुक आई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, जिस तरह से भारत सरकार का ये सबसे बड़ा वकील हो गया, जिसे आप अटॉर्नी जनरल बोलते हो, इस तरह से राज्यों का भी जो सबसे बड़ा वकील होता है उसको महाधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल। और उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 165 में है। और ये जो अटॉर्नी जनरल है ये संसद की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, उनको वहाँ पे बोलने का अधिकार होता है, पर वहाँ पे वोट करने का अधिकार उनको नहीं होता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना पॉइंट। अब एक तरह से अपॉइंटमेंट ही है, कार्यकाल बढ़ाया गया है लेकिन है तो अपॉइंटमेंट। ठीक है, अभी आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख बनी थी सोनाली मिश्रा। LIC के MD CEO R दोर्रईस्वामी। राष्ट्र वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता। एरेडाई के नए अध्यक्ष अजय सेठ। संसद टीवी के CEO उत्पल कुमार। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर A राजराजन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO संजीव गुप्ता इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला MD CEO प्रिया नायर।
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता, गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू, हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभिजात सेठ और क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष एस राधा चौहान बनी। ठीक है, ये नियुक्तियां हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में मेंस एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो मेंस एशिया कप 2025 इस बार इसका 17वां एडिशन था। 9 से लेकर 28 सितंबर तक हुआ। कहाँ पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में। यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में हुआ। T20 फॉर्मेट में ये खेला गया और इसको फाइनली जीत लिया भारत ने। भारत का ये नवा खिताब है, नवा टाइटल है, मतलब 9 बार भारत जीत चुका है। अभी भारत ने किसको हराया फाइनल में? पाकिस्तान को हराया है। वैसे तो 17th नंबर का एडिशन है जिसमें से 9 बार भारत जीत चुका है। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अभिषेक शर्मा। सबसे ज़्यादा रन बनाए अभिषेक शर्मा ने ही 314। सबसे ज़्यादा विकेट लिए कुलदीप यादव ने कितने? 17। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? मेंस एशिया कप का आयोजन कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ही करेगा। और जो मेंस एशिया कप की हम बात कर रहे हैं, इसका जो पहला एडिशन है 1984 में हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। उसको पहली बार भारत ने जीता था, श्रीलंका को हराया था उस वक्त। और एक बार भारत इसको होस्ट भी कर चुका है। 1990-91 वाला जो मैच था वो भारत में हुआ था, उसको भी भारत ने जीता था, श्रीलंका को हराया था। और जो अभी वाला लेटेस्ट हुआ वो हमने देख ही लिया, 2025 वाला UAE में हुआ। भारत ने इसको जीता है और भारत ने इस बार पाकिस्तान को हराया है। भारत ने ये मैच 5 विकेट से जीता है। तो ये था मेंस एशिया कप 2025। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पॉइंट वाइज लिख दिए हैं ताकि चीज़ें आपको देखते ही समझ में आ जाएंगी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 सितंबर को। तो हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? डोंट मिस अ बीट। पहली बार इसको 24 सितंबर सन 2000 में मनाया गया था। आप कहोगे 24 सितंबर को, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं 29 सितंबर को। हाँ, पहली बार 24 सितंबर को ही मनाया गया था सन 2000 में, लेकिन 2011 से हम इसको 29 सितंबर से मनाते आ रहे हैं। तो 29 सितंबर आपको याद रखना है। अभी मैं आपको सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, लेकिन पहले कुछ एक स्टैटिक प्रश्न हम देखते हैं यहाँ से संबंधित। जैसे कि हृदय के अध्ययन को स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और 2 नाम आपने सुने होंगे, ECG और EEG। किसका उपयोग किस में होता है? तो ECG का उपयोग होता है हृदय के लिए। मतलब ECG का फुल फॉर्म देखो ना क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हृदय के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और EEG मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, मस्तिष्क के लिए काम आता है। ब्लड प्रेशर नापने का उपकरण क्या कहते हैं उसको? स्फेग्नोमीटर। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को किसने खोजा था? विलियम हार्वे ने। अच्छा, वैसे हृदय का, हार्ट का काम क्या होता है? तो ब्लड को पंप करता है। ये ब्लड को पंप करने का काम आता है, यूं कहोगे आप। जबकि जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो रक्त में, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का काम करते हैं। तो ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? हमारी किडनी करती है। ठीक है, तो इनके काम भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी मैंने अभी कहा सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, तो देखते हैं फिर। तो देखो, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे था। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 13 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो कि सितंबर के दूसरे शनिवार को था। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे मनाया भारत में। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस। 23 सितंबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया। और 25 सितंबर को ही विश्व समुद्री दिवस भी मनाया इस बार, क्योंकि सितंबर के ये आखिरी गुरुवार को होता है। और फिर 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया था। तो ये आपके सितंबर के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं हमने एक बार रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक ये दिल्ली के मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल
साइंस में लॉन्च किया गया है? अभी जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर है पंकज सिंह, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया। सेंट्रल टिश्यू बैंक की बात करें क्या है, तो ये एक ऐसा बैंक होता है जहां पर ह्यूमन टिश्यूज को कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है और इन टिश्यूज का उपयोग पेशेंट के ट्रांसप्लांटेशन और सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दिल्ली के इस बैंक के टिश्यूज का इस्तेमाल, टिश्यूज यानी कि उत्तक, इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से डेंटल सर्जरीज में किया जाएगा। तो टिश्यूज क्या होते हैं, उत्तक क्या होते हैं? ये जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनका ग्रुप होता है, उसे टिश्यूज कहते हैं। ऐसा कहते हैं ना, पढ़ा होगा आपने बायो में, ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनाते हैं टिश्यूज को, ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर के बनाते हैं मानव अंग, ह्यूमन ऑर्गन, और ह्यूमन ऑर्गन से मिलकर बना होता है मानव शरीर। तो अभी तो यही प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? दिल्ली आंसर होगा। अब इस प्रश्न में भारत से पहले से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो फिर, अगर पूछे भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी बनी है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और भारत के परमाणु यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा? बिहार के नवादा जिले के रजौली में। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली अमरावती आंध्र प्रदेश में है। और भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी आस्था पुनिया। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई? इंदौर। और भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? पंजाब के फजलका में। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद की कंपनी है। और मशरेक ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना? यूएई। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहाँ पर खुला गया? हैदराबाद। भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश ये बना त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी थी प्राजक्ता कोहली। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। और अर्तुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला स्टेशन बन गया। ये कहाँ का है? केरल का। केरल के अल्लापुझा जिले में है ये अर्तुंकल पुलिस स्टेशन। तो ये भारत के पहले से संबंधित ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहाँ पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है? तो आंसर होगा अंडमान बेसिन में। तो अभी अंडमान सागर में भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि अभी अंडमान बेसिन में हमने पहली बार एक प्राकृतिक गैस की खोज की है। ये कुआं 295 मीटर पानी की गहराई में स्थित है और इसकी खोज किसने की है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। और इस खोजे गए कुएं का नाम क्या रखा है जहां से प्राकृतिक गैस निकल रही है? विजयपुरम सेकंड। आपको बता दूं, हम जो प्राकृतिक गैस है उसको मैक्सिमम आयात करते हैं, या यूं कहूं कि 50% जो नेचुरल गैस है उसको हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, जिसमें कतर हो गया, अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश आते हैं, जहाँ से हम सबसे ज़्यादा इसे इंपोर्ट करते हैं। बाकी अंडमान निकोबार में आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैं अपना अंडमान निकोबार। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी। और यहाँ पे जो हेवेलॉक द्वीप मिलेगा उसका नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया। रॉस द्वीप का नाम नेताजी के ऊपर रख दिया। और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया। और अंडमान निकोबार से भी कई तरह के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल, एरिया वाइज सबसे छोटा नेशनल पार्क भी आपको यही मिलेगा, साउथ बटन नेशनल पार्क। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड पे, बैरन ज्वालामुखी, कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा विस्फोट हुआ था। और ये भी याद रखना कि भारत का सबसे सुदूरतम बिंदु, फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूरी का जो बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु आप कह दो, ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट बैरियर द्वीप पर स्थित है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसको पहले हम पाइगमेलियन के नाम से जानते थे, बाद में फिर इंदिरा गांधी जी के नाम पे इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे स्टैटिक प्रश्न हैं आपके, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में
किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा शीत मरुस्थल को, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को आप कह सकते हो। एक्चुअली में अभी 27 सितंबर को चीन के हांगझोउ में 37 नंबर की मानव एंड बायोस्फीयर समन्वय परिषद की बैठक हुई थी। 37 नंबर की मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल मीटिंग, और यहीं पर यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में दुनिया के 26 स्थलों को शामिल किया गया। उसमें से एक भारत का भी है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और इस तरह से अब यूनेस्को की इस सूची में भारत के टोटल 13 बायोस्फीयर शामिल हो चुके हैं। इन 13 में जो पहला था, भारत का पहला, वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। कब हुआ था? 1986 में शामिल हुआ था। दूसरा जो हुआ था 1988 में हुआ था, कौन सा था? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो उत्तराखंड में है। और इससे पहले जो लास्ट वाला हुआ था 12वें नंबर का, वो 2011 में हुआ था, वो था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। और अभी जो 13वां हुआ 2025 में हमने देखा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखना। बात यूनेस्को की हो रही है, क्योंकि यूनेस्को के ही इस विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में इसको शामिल किया जा रहा है। तो यूनेस्को की बात कर लें, फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अज़ौले। और अभी तक भारत की ओर से विश्व धरोहर सूची में कितने स्थल शामिल हो चुके हैं? तो हमने कहा 44 हो चुके हैं। इन 44 में से 36 सांस्कृतिक स्थल हैं, कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड है। ये एक कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है। बाकी अभी 44वां कौन सा बना था? मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। और ये क्या है? मराठाओं के किले हैं, मुख्य रूप से 2 राज्यों में मिलेंगे, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। महाराष्ट्र के 11 किले और एक तमिलनाडु का है, इनको इसमें शामिल किया गया। इससे पहले 43rd नंबर का मोइदम था जो असम में है, असम का मोइदम। और अमूर्त धरोहरों की सूची में भारत से 15 शामिल हैं। अभी 15वां बना था गरबा डांस, जो कि गुजरात का। ठीक है, ये ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न रहेगा ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दूसरे संस्करण का आयोजन ये कहाँ पर होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो आयुष मंत्रालय ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ दूसरे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन को होस्ट करने के लिए समझौता किया है। तो ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन ये 17 से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक होगा, नई दिल्ली में होगा। इस समिट का आयोजन दुनिया को ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में जानकारी और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरा एडिशन है, याद रखना इस बार वाला। इसका जो पहला एडिशन है वो 2023 में हुआ था, गांधीनगर गुजरात में हुआ था वो भी। अब पहले WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और हेड है टेड्रोस अधानोम। अब समिट वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन रिवाइज करवाता हूँ आपको। जैसे कि अभी 28वीं राष्ट्र ई गवर्नेंस समिट हुई विशाखापट्टनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। और ये पॉइंट ध्यान रखना, हमारे जो सरदार पटेल जी के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, वे केंद्र विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष रहे थे। उसके अलावा पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन ये होगा विशाखापट्टनम में, 2026 में होगा अगले साल। अभी 2025 वाला पूरी उड़ीसा में हुआ। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ, ये होगा मतलब अगले महीने। 5वां आसियान इंडिया यूथ समिट हुआ गोवा में। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्र सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। और 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 ये दिल्ली के यशु भूमि में हुआ, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और तीसरी पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था ईटानगर में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 बंगलुरु कर्नाटक में। 5वां वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस हुआ कोच्चि केरल में। ये पहली बार था जब इसका आयोजन हुआ भारत में। 5वां राजभाषा सम्मेलन हुआ अभी गुजरात के गांधीनगर में। इसका उद्घाटन किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, ध्यान में रखना इनको भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ये परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है और अभी मोदी जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन।
इस प्रोजेक्ट की कुल क्षमता कैपेसिटी है 2800 मेगावाट। मतलब यहाँ पे 700 मेगावाट की 4 यूनिट्स बनेंगी और इसकी पूरी लागत आने वाली है 42,000 करोड़ रुपीस। इस प्लांट को अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को फ्लीट मोड इनिशिएटिव के तहत बनाया जा रहा है। फ्लीट मोड इनिशिएटिव ये भारत सरकार की एक पहल है, इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य है 700 मेगावाट के 10 रिएक्टर्स का निर्माण करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसी के साथ आपको बता दूं कि अभी मोदी जी ने राजस्थान के फलोदी में नोक सोलर पार्क का भी उद्घाटन किया और इस सोलर पार्क की जो कैपेसिटी है 925 मेगावाट की है। सोलर पार्क मतलब सोलर से बिजली बनती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। कल वाला जो वीडियो था, कल मॉर्निंग में मैंने आपको पोस्ट करके बता दिया था कि मॉर्निंग में किस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा और मैंने कहा था शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, लेकिन शाम को कुछ ज़्यादा लेट हो गए थे तो मुझे लगा कि अब रात में या इतना लेट अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे हम कल मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे। वैसे अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही गया होगा। बाकी टेलीग्राम पे भी चीज़ें मिल जाती हैं, PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिलती है और इन सब की क्विज सॉल्व करने के लिए आपको मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर कणाद दास को। फिर पूछा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल का जो खिताब है वो किसने जीता? भारत ने जीता। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? भुवनेश्वर। RBI के डेप्यूटी गवर्नर अभी बन गए नए, क्या नाम है? शिरीष चंद्र मुर्मू। फिर पूछा, भारत ने किस प्रकार के इथेनॉल के निर्यात को मंजूरी दे दी या अनुमति दे दी? 2G इथेनॉल। विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया 27 सितंबर को। वन पर्यावरण लेखांकन पर पहली रिपोर्ट आई, इसको किसने जारी किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? भारत में। पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है। CSIR ने 2025 में अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया? 84वां, 84। और आखिरी प्रश्न था, MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहां पर हुआ? तो आंसर होगा चंडीगढ़। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा सुदर्शन पटनायक ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।